हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है हिमाचल पे। देखिए, बहुत टाइम से हम बाकी टॉपिक्स ही कवर कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स ही कर रहे हैं। हमने हिमाचल की अभी तक एक भी लेक्चर को नहीं किया है। तो आज मैंने सोचा कि हिमाचल की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मैं उनको आज आपको 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करवा लेती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। और आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, जो हिमाचल की नदियाँ हैं, जो रिवर्स हैं, वो उनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपने ये नदियों वाला जो टॉपिक है अच्छे से करना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको शॉर्ट टर्म्स में सारी चीज़ें समझाऊंगी और आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हिमाचल की जो मेन रिवर्स हैं वो है 5 रिवर्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास है यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी एंड चेनाब। राइट, 5 रिवर जो है वो मेन रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश की। अब हम देखेंगे इनमें से आपके क्वेश्चन जो है एचपी टेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, वो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो रिवर्स हैं आपकी, जो हिमाचल की जो आपकी रिवर्स हैं, इनके जो आपके वैदिक नाम हैं, ठीक है, या फिर आपके जो संस्कृत नाम है, उनमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपका ब्यास का संस्कृत नाम क्या है, ये पूछ लिया जाएगा, या फिर रावी का वैदिक नाम क्या है, ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम यही कवर करेंगे कि हिमाचल की जो नदियाँ हैं उनके वैदिक नाम क्या हैं और उनके जो है संस्कृत नाम वो क्या हैं। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है टॉपिक और इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम यमुना से। यमुना देखिए जो आपकी यमुना नदी है, इसका संस्कृत नाम कुछ भी नहीं है, इसका सिर्फ वैदिक नाम है और वैदिक नाम है इसका कालिंदी। देखिए, वैदिक नाम क्या होता है, जो भी नाम, जिन भी नदियों के नाम आपके वेदों में लिखे हुए हैं, ठीक है, वेदों में कहीं ना कहीं पर जिन नदियों का वर्णन हुआ है वो आपके वैदिक नाम हुए। तो आपकी यमुना नदी है, इसका वर्णन जो है वेदों में हुआ है और वेदों में यमुना नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यमुना का वैदिक नेम क्या हुआ, कालिंदी। आपने कैसे याद रखना है, आपने शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। इसका जो संबंध है वो किसके साथ दर्शाया गया है, तो यमुना का जो संबंध है वो सूर्य भगवान के साथ दर्शाया गया है। ठीक है, ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है यमुना के लिए। कालिंदी जो है वो वैसे पूछा नहीं जाता है, अगर पूछ लिया जाता है तो आपने इस तरह से याद रखना है YK। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी याद रखने के लिए, आपको अच्छी लगेंगी। और वैसे मुझे भी इनके नाम जो है वैदिक नाम और संस्कृत नाम में मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी, लेकिन जब से मैंने ये शॉर्ट ट्रिक्स निकाली हैं तब से मुझे ये नाम याद रहने लगे हैं, आपको भी याद रहेंगे। तो YK से आपने याद रखना है यमुना, कालिंदी। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं सतलुज। सतलुज का आपने याद रखना है, सतलुज तो बहुत ईजी है, S। ठीक है, S से देखिए, एक S से तो हो गया आपका सतलुज, दूसरे वाले S से आपका हो गया, अगर आपको वैदिक नाम सतलुज का पूछा जाता है तो आपने लिखना है शतुद्री। ठीक है, शतुद्री जो है, या फिर यहाँ पे देखिए शतुद्री लिखा हुआ है, कहीं पर आपको शतुद्री मिलेगा, कहीं पर शतुद्री मिलेगा। ठीक है, शतुद्री, या फिर और अगर संस्कृत नाम पूछ लिया जाता है तो शतुद्रः। इस तरह से आपके जो संस्कृत नाम और वैदिक नाम है, सतलुज का वैदिक नाम है शतुद्री और संस्कृत नाम है शतुद्रः। इस तरह से आपने याद रखना है, S। ठीक है, SSS। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड है आपकी ब्यास रिवर। ब्यासी रिवर्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। इनके जो ये वैदिक नाम और जो संस्कृत नाम है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं और इनमें से ही अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने कैसे याद रखनी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्यास देखिए, ब्यास को हम याद रखेंगे BBA। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, BBA। फर्स्ट वाले B से आपका हो गया ब्यास, सेकंड वाले B से आपका हो गया बिपाशा, A से आपका हो गया अर्जिकिया। ठीक है, अब कैसे पता लगाना है कि कौन सा संस्कृत नाम है और कौन सा वैदिक नाम है, तो आपने इस तरह से याद रखना है कि बिपाशा जो है वो संस्कृत नेम है और जो अर्जिकिया है वो आपका वैदिक नाम है। तो इस तरह से याद रखना है ब्यास को BBA।
ब्यास, बिपाशा, अर्जिक्या। नेक्स्ट है, देखिए जो ब्यास रिवर है इसमें से आपका बिपाशा नहीं पूछा जाता है, इसमें से जो है आपका पूछा जाता है अर्जिक्या। अर्जिक्या के बारे में पूछा जाता है कि ब्यास का वैदिक नाम बताइए, तो ब्यास का वैदिक नाम है अर्जिक्या, ठीक है। या फिर ऐसा लिखा गया होगा, क्वेश्चन ही इस तरह से पूछा गया होगा कि अर्जिक्या किसका वैदिक नाम है। नीचे आपको दिया गया होगा ब्यास, रावी, यमुना, चिनाब। तो अगर आपको याद नहीं है, अगर आपने BBA इस तरह से याद नहीं रखा है, तो आप आई एम श्योर कि आप जो है वो रावी करके आ जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि रावी और ब्यास में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो भूलना नहीं है, अर्जिक्या जो है वो ब्यास का वैदिक नाम है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रावी। अब रावी को देखिए, रावी हमने कैसे याद रखना है, RIP। ये हम यूज़ करते हैं ना, जब किसी की डेथ हो जाती है तब हम लिखते हैं रेस्ट इन पीस, RIP, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है रावी को, RIP। R से हो गया आपका रावी, I से हो गया आपका इरावती, और P से हो गया आपका पुरुषनी। तो यहाँ पर भी पुरुषनी जो है वो है आपका वैदिक नाम, जो पुरुषनी है वो हो गया आपका वैदिक नाम, और जो इरावती है वो हो गया आपका संस्कृत नाम। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से समझा लेती हूँ, आपको याद नहीं रहेगा। YK से आपका बन गया यमुना, कालिंदी। SSS से आपका बन गया शतलुज, शुतुद्री, शुतुद्रह। फिर आ गया आपके पास BBA से आपका बन गया ब्यास, बिपाशा, अर्जिक्या। फिर आपके पास आ गया RIP, रावी, इरावती, पुरुषनी। अब देखिए, हम ऐसा नाम है, अर्जिक्या वैदिक नाम है, ठीक है। तो पुरुषनी भी यहाँ पर वैदिक नाम है। जो आपके लास्ट वाले ये जो वर्ड्स हैं ये आपके हैं वैदिक नाम, और जो बीच वाले हैं वो है आपके संस्कृत नेम, और ये जो आपके फर्स्ट वाले वर्ड्स हैं ये हैं आपकी जो रिवर है, मेन रिवर्स हैं उनके नाम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर है ब्यास, फिर है बिपाशा, बिपाशा एक संस्कृत नेम है, फिर है अर्जिक्या, अर्जिक्या जो है वो आपका वैदिक नाम है। फिर यहाँ पर आप देखिए, आहार से आपका बन गया रावी, नदी का नाम है। I से बन गया इरावती, संस्कृत नेम है। फिर आपका बन गया P से पुरुषनी, जो कि वैदिक नाम है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये जो मैं छोटी छोटी आपको ट्रिक्स बता रही हूँ ये आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको याद रह जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे ही आपसे ब्यास के बारे में पूछा जाएगा, BBA आपको टर्म जो है वो याद आ जाएगी, या फिर रावी के बारे में पूछा जाएगा तो RIP आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और आप कभी भी क्वेश्चन जो है वो गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट है आपका लास्ट रिवर है हमारे पास चिनाब। चिनाब को भी हम याद रखेंगे। देखिए CA आपको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो आपने किस तरह से याद रखना है, CCA। C से आपका बन गया चिनाब, फिर C से आपका बन गया चंद्रभागा, और A से आपका बन गया असिकनी। अभी हमने समझा कि आपका जो फर्स्ट लेटर है वो है आपका नदी का नाम, सेकंड जो लेटर है वो है आपका संस्कृत नेम। तो यहाँ पर CCA, C से सेकंड लेटर जो आपका है इसका ये आपका संस्कृत नेम हुआ चंद्रभागा, ठीक है। और A जो लास्ट अल्फ़ाबेट है, जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो है आपका वैदिक नेम। तो यहाँ पर चिनाब का वैदिक नेम क्या हुआ, असिकनी, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखने हैं। ये कुछ ट्रिक्स थी जिससे आपको याद रहें। बाकी जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें भी एक बार देख लेते हैं। यमुना को मैंने लिखा है YK, यमुना, कालिंदी। सतलुज को लिखा है SS, शुद्री और शताद्रु, ठीक है। ब्यास को मैंने लिखा है BBA, बिपाशा, अर्जिक्या। और रावी को मैंने लिखा है RIP, इरावती, पुरुषनी। और चिनाब को मैंने लिखा है CCA, चिनाब, चंद्रभागा, असिकनी, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और इनके जो वैदिक नाम और संस्कृत नेम है इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस बार भी आपको क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया कि क्वेश्चन जो है वैदिक नाम और संस्कृत नाम में से बनता है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरह से भी पूछा जाता है कि कौन सी रिवर जो है वो कहाँ से उसका उद्गम होता है, कहाँ से अराइज होती है। और जैसे अगर कोई रिवर जो है किसी डिस्ट्रिक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर कौन सी रिवर जो है वो दूसरी स्टेट में जाकर गिरती है उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। चलिए शुरू से देखते हैं यमुना को। यमुना का हमने देख लिया था YK, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। यमुना जो है, यमुना आपकी कहाँ से यमुना का उद्गम होता है, कहाँ से अराइज होती है, तो वो है आपकी कुमायूं रेंज उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड से निकलती है कुमायूं रेंज से, और यमुनोत्री से निकलती है यमुना। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है सिरमौर को उत्तराखंड से अलग करती है।
यमुना जो रिवर है, देखिए उत्तराखंड आपको पता है कि अलग स्टेट है और हिमाचल अलग है, ठीक है। तो उत्तराखंड से अराइज होती है यमुना, फिर आपके हिमाचल में एंटर करती है, और हिमाचल में कहाँ पर एंटर करती है, तो वो आपकी सिरमौर में एंटर करती है, और सिरमौर और जो उत्तराखंड है उनको जो है वो सेपरेट करती है यमुना रिवर। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर जो है वो सिरमौर को उत्तराखंड से अलग करती है, तो वो है आपकी यमुना। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है किन दो स्थानों को जो है वो अलग करती है, तो वो आपका सिरमौर और उत्तराखंड हुए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि राइज हो गई यमुनोत्री से, कुमायूं रेंज से, उत्तराखंड से, ठीक है, और सिरमौर को उत्तराखंड से अलग करती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हरियाणा में एंटर कर रही है सिरमौर से ताजीवाला हेडवर्क्स में। फिर हम देखते हैं रावी। आई होप आपको यमुना क्लियर हो गई होगी। फिर देखिए रावी, रावी जो रिवर है वो आपकी कहाँ से अराइज होती है, तो वो आपकी निकलती है बड़ा भंगाल से। वो नाले निकलते हैं बादल और तंतगिरी, दो नाले निकलते हैं, फिर मिलकर जो है वो रावी बनाते हैं, और ये कहाँ से निकलती है, बड़ा भंगाल। बड़ा भंगाल कहाँ है, भांगड़ा और चंबा की जो सीमा है उस पर पड़ता है। धौलाधार माउंटेन जो रेंज है वहाँ पर जो है आपका भंगाल पड़ता है, ठीक है। तो बड़ा भंगाल से निकलती है रावी, और कहाँ पर एंटर करती है, बड़ा भंगाल से निकलने के बाद कहाँ एंटर करेगी रावी, अब वापस तो कांगड़ा की तरफ को नहीं आएगी, आगे जाएगी, ठीक है। तो आगे चली जाती है और ये एंटर करती है आपकी बजौल चंबा में, ठीक है। देखिए पूछा जाता है, क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं कि कौन सी रिवर जो है कहाँ पर एंटर करती है, तो आपने याद रखना है कि चंबा के जो बजौल एरिया है वहाँ पर जो है रावी आपकी एंटर करती है चंबा में, और एग्जिट कहाँ करती है, अब चंबा के बाहर भी तो कहीं जाएगी। अब चंबा के बाहर कहाँ जाएगी, पंजाब में जाएगी, जम्मू कश्मीर में जाएगी, हरियाणा में जाएगी, पाकिस्तान में जाएगी, कहाँ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि कहाँ एग्जिट कर रही है, खेड़ी पंजाब। पंजाब को खेड़ी नामक जो स्थान है वहाँ पर छोड़कर जो है ये फिर उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है रावी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सतलुज। सतलुज जो रिवर है वो आपकी कहाँ से निकलती है, ये तो आपको पता ही होगा। सतलुज रिवर जो आपकी तिब्बत के जो मानसरोवर लेक है वहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक से, ठीक है। कई बार सतलुज का उद्गम स्थान पूछ लिया जाता है, तो आपने याद रखना है मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत में। और फिर कहाँ एंटर करती है, सबसे पहले हिमाचल में जब एंटर करती है तो एंटर करती है शिपकिला जो पास है आपका, वहाँ पर जो है हिमाचल में एंटर करती है। शिपकिला पास कहाँ पर है, ये जो है आपका तिब्बत और जो हिमाचल है उसकी जो बाउंड्री है उस वहाँ पर है आपका शिपकिला पास, जो कि आपका किन्नौर में पड़ता है। तो शिपकिला पास से हिमाचल में एंटर कर रही है, और हिमाचल में भी कहाँ पर एंटर कर रही है, तो वो आपकी कर रही है किन्नौर में, ठीक है। और क्वेश्चन जो है कई बार शिपकिला पास पे पूछ लिया जाता है कि शिपकिला आपका कहाँ पर है, तो शिपकिला किन्नौर में पड़ता है। और कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सी जो रिवर है वो शिपकिला दर्रे से हिमाचल में प्रवेश करती है, तो वो आपकी सतलुज रिवर है। इस तरह से याद रखना है। फिर किन्नौर के बाद जो है किन्नौर से होती हुई जो सतलुज है वो आपकी शिमला में एंटर करती है, और शिमला में भी कहाँ पर, चुराह में एंटर करती है। उसके बाद भाखड़ा नंगल के पास छोड़कर जो है पंजाब में चली जाती है, ठीक है। और फिर पंजाब के बाद कहाँ जाती है, पंजाब के बाद आपकी पाकिस्तान में चली जाती है, और आगे जाकर जो है सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती है। हमने सिंधु नदी तंत्र पहले पढ़ा हुआ है, जिन्होंने पढ़ा है उनको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, और जिन्होंने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। पहले हमने पूरा मैप के थ्रू पढ़ी थी एक एक रिवर, तो तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आ गई होंगी, ऐसा मैं समझती हूँ, बाकी तो आपको ही पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी ब्यास रिवर। ब्यास रिवर है वो कहाँ से अराइज होती है, ब्यास रिवर आपकी रोहतांग पास से निकलती है। रोहतांग पास कहाँ है, आप सभी को पता है, कुल्लू में है, ठीक है। रोहतांग पास में भी कहाँ से, रोहतांग पास में ब्यास कुंड से आपकी ब्यास रिवर निकलती है, फिर एंटर करती है मंडी में। देखिए कहाँ एंटर करेगी, जो उसके आस पड़ोस में जो डिस्ट्रिक्ट होंगी, आस पड़ोस में जो एरिया होगा वहीं पर एंटर करेगी, ठीक है। कुल्लू के साथ क्या लगता है, मंडी लगता है, तो कुल्लू से कहाँ एंटर कर रही है, मंडी में। और पूछा जाता है कि मंडी में कौन से स्थान पर ये एंटर करती है आपकी ब्यास, ठीक है। तो बजौरा में आपकी जो है वो बजौरा मंडी में प्रवेश करती है, ठीक है। बजौरा मंडी में प्रवेश किया, फिर हम देखते हैं मंडी से जो है कांगड़ा में प्रवेश करती है, और कांगड़ा में भी कौन से स्थान पर प्रवेश करती है, तो वो है आपका संधोल, संधोल में प्रवेश करती है। उसके बाद जो है मीरथल में, मीरथल से जो है पंजाब में एंटर कर जाती है, और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में एंटर कर जाती है ब्यास रिवर, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी चिनाब। चिनाब भी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए चिनाब जो है वो बाद में बनी, पहले ये दो रिवर्स होती हैं, एक का नाम है चंद्रा, दूसरी है भागा, ठीक है। और ये दोनों ही जो है बारालाचा जो आपका ग्लेशियर है, बारालाचा ग्लेशियर से निकलती है। एक जो है वो नॉर्थ साइड से निकलती है, और दूसरी जो है वो साउथ की तरफ से निकलती है।
ठीक है, चंद्रा और भागा 2 रिवर्स निकलती है। बारालाचा ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है आपकी चंद्रा और भागा, 2 अलग अलग रिवर होती हैं ये। फिर एक प्लेस है लाहौल एंड स्पीति में जिसका नाम है तांडी। ठीक है, लाहौल स्पीति में तांडी जो प्लेस है वहाँ पर चंद्रा और भागा आपस में मिल जाती है। जब चंद्रा और भागा आपस में मिल जाती है तांडी नामक प्लेस पर, वहाँ से ये बनती है चंद्रभागा। पहले 2 रिवर होती हैं चंद्रा और भागा, ठीक है, फिर जब मिल जाती हैं फिर बनती है चंद्रभागा। और चंद्रभागा जो रिवर है उसको ही हम चेनाब के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि हमने देखा था कि चंद्रभागा जो है वो चेनाब का संस्कृत नाम है। ठीक है, संस्कृत में हम बोलते हैं चंद्रभागा, और जो वैदिक नाम है चंद्रभागा, जो वैदिक नाम है चेनाब का, वो है आपका अस्सिकनी। ठीक है, और फिर यहाँ से जो है तांडी जो प्लेस है वहाँ से जो है ये एक साथ बहती हुई जो है चेनाब के नाम से जानी जाती है। इस तरह से आपने चीज़ें याद रखनी है। फिर हम देखते हैं कि जो चेनाब रिवर है वो कहाँ पर एंटर करती है। देखिए कहाँ से निकली, लाहौल स्पीति से निकलती है और संसारी नाला के पास छोड़कर जो है वो कश्मीर में एंटर कर जाती है। ठीक है, फिर कश्मीर से पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान से होती हुई बाद में अरेबियन सी में गिरती है। और चेनाब जो है वो आपकी सिंधु की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। ठीक है, फिर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिर्फ चेनाब रिवर ही ऐसी रिवर है जो कि कश्मीर में प्रवेश करती है, बाकी कोई भी हिमाचल की रिवर जो है वो कश्मीर में प्रवेश नहीं करती, ये आपने याद रखना है। और अब हम इनकी लंबाई देख लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी कितनी किलोमीटर बहती है हिमाचल में, तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछा जाए, आते हैं क्वेश्चन इस तरह के भी, ठीक है, हम एग्जामिनर के दिमाग को नहीं पढ़ सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमें हर तरफ से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो सतलुज जो रिवर है वो आपकी लार्जेस्ट रिवर है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी क्यों है? क्योंकि हिमाचल में 320 किलोमीटर एरिया जो है करती है सतलुज रिवर हिमाचल में। ठीक है, और फिर है आपकी चेनाब रिवर। चेनाब रिवर जो है ये लार्जेस्ट इन वॉल्यूम वाटर है। देखिए ये इन दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बट डिफरेंस है और आपने ये डिफरेंस याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी सतलुज नदी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट रिवर जो है वॉल्यूम वाटर में वो कौन सी है, जल प्रवाह जिसका सबसे ज़्यादा है, तो वो रिवर है आपकी चेनाब। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वाटर सबसे बड़ी जो रिवर है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो है आपकी चेनाब। बाकी अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सी है, तो वो है आपकी सतलुज। इस तरह से याद रखना है। सतलुज जो है 320 किलोमीटर एरिया जो है वो तय करती है। चेनाब जो है वो 122 किलोमीटर बहती है। फिर है आपकी ब्यास रिवर जो है वो आपकी 256 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है, और ये सतलुज के बाद जो है दूसरी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, 256 किलोमीटर जो है एरिया ये तय करती है। अब हम देखते हैं कि ब्यास जो रिवर है उसके जो किनारे हैं उन पर कौन कौन से शहर जो है वो बसे हुए हैं, तो वो है आपका कुल्लू, मनाली, मंडी, सुजौन और टिहरा। ठीक है, टिहरा सुजानपुर जो आपका हमीरपुर में है वो भी आपका ब्यास नदी के किनारे हैं, मंडी, मनाली और कुल्लू भी। तो कई बार जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी के किनारे में कौन से शहर बसे हुए हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास रावी जो है हिमाचल में 158 किलोमीटर जो रास्ता है वो तय करती है, और चंबा की जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है रावी। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि चंबा की प्रमुख नदी जो है वो कौन सी है, तो चंबा की जो मुख्य नदी है वो है आपकी रावी। ठीक है, फिर हम देखते हैं यमुना जो है सबसे छोटी रिवर है हिमाचल प्रदेश की, तो यमुना से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये जो है मात्र 22 किलोमीटर जो है हिमाचल में बहती है, सिर्फ 22 किलोमीटर। उत्तराखंड से निकलकर सिरमौर में सिर्फ 22 किलोमीटर बहती है, और उसके बाद जो है वो ताजेवाला में छोड़कर जो है हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। कई बार की जो लंबाई है वो पूछ ली जाती है, कितने किलोमीटर कौन सी रिवर बहती है, ये भी आपने याद रखना है। और जो आपकी सतलुज रिवर है इसके किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं वो भी आपने एक बार देख लेना है, जैसे कि आपका रामपुर है, आनी है। ठीक है, ये सारी जो है, रामपुर जो है बेसिकली सतलुज नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो टोटल लेंथ है सतलुज की वो कितनी है, तो टोटल लेंथ जो सतलुज की है वो है आपकी 1448 किलोमीटर। टोटल ये 1448 किलोमीटर बहती है, लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो 320 किलोमीटर बहती है। फिर है लेंथ ऑफ चेनाब की कुल लंबाई कितनी है, तो चेनाब की जो टोटल लेंथ है वो है आपकी 1200 किलोमीटर। अगर हिमाचल में बात करें तो वो है 122 किलोमीटर।
राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपने ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं 100% श्योरिटी दे सकती हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपने ये वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। और अब हम देखेंगे ओल्ड नेम ऑफ हिस्टोरिकल टाउन्स। कि हिस्टोरिकल टाउन्स हैं, ठीक है, उनके जो है पुराने नाम क्या क्या रहे हैं उन पे एक नज़र दे देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इस तरफ मैंने टाउन लिखे हुए हैं और इस तरफ जो है मैंने उनके पुराने नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम देखते हैं कांगड़ा। कांगड़ा जिसको हम आज कांगड़ा के नाम से जानते हैं, उसको प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में उसको कहते थे त्रिगर्त या फिर नगरकोट, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक नाम आपको दे दिया गया होगा और पूछा गया होगा कि ये किसका प्राचीन नाम है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन होगा कि कांगड़ा का पुराना नाम क्या था, या कांगड़ा को प्राचीन काल में जो है किस नाम से जानते थे। तो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे जिसमें त्रिगर्त, नगरकोट, इस तरह के कुछ ऑप्शंस होंगे। आपका राइट आंसर होना चाहिए त्रिगर्त या फिर नगरकोट, ठीक है। दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो आपने टिक करके आना है, क्योंकि दोनों ही नाम जो है वो कांगड़ा के हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है नूरपुर। नूरपुर का नाम बहुत बार पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट प्लेस है ये नूरपुर, जिसको आज हम नूरपुर के नाम से जानते हैं। नूरपुर आपको पता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और उसको जो है प्राचीन काल में धमेरी के नाम से जानते थे, राइट। जब जहांगीर जो है अपनी पत्नी नूरजहां बेगम के साथ कांगड़ा आए थे, उस समय जो है वो नूरपुर होते हुए गए और उस समय जो है नूरपुर का नाम धमेरी था, फिर वो नाम चेंज करके नूरजहां के नाम पर जो है नूरपुर कर दिया गया। ये आपने याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि नूरपुर जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है, तो वो थी आपकी जहांगीर की रानी नूरजहां बेगम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किन्नौर। किन्नौर जो है जिसको आज हम किन्नौर के नाम से जानते हैं, उसको प्राचीन काल में चीनी कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुल्लू। कुल्लू का नाम ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको याद होना चाहिए। कुल्लू को कुलूत के नाम से जानते थे, कुलूता, ठीक। फिर है शिमला, कहते थे। अभी देखो हम शिमला लिखते हैं SH, ठीक है। प्राचीन काल में जो है SH नहीं लिखा जाता था, डायरेक्ट लिखा जाता था शिमला, IMLA, शिमला। तो इतना सा डिफरेंस है, सिर्फ H का डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है भरमौर। भरमौर का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो भरमौर का प्राचीन नाम है ब्रह्मपुरा। और बिलासपुर का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है, बिलासपुर का प्राचीन नाम है ब्यासपुर। फिर है बैजनाथ। बैजनाथ का पुराना नाम है किरग्राम, ये भी कई बार पूछा जाता है और आपने याद रखना है। देखिए नूरपुर और बैजनाथ, भरमौर, सुंदरनगर और जुब्बल, सराहन, ये 5-6 नाम है जो कि आपने बिल्कुल रट के जाने हैं, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर नेक्स्ट है सुंदरनगर। सुंदरनगर जो है उसका प्राचीन नाम था बनेड़, बनेड़ कहते थे पहले। फिर हम देखते हैं ऊना। ऊना को जो है हम पहले जसवां दून के नाम से जानते थे, अब जो है आप ऊना कहते हो, पहले इसका नाम जसवां दून था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जुब्बल। जुब्बल का पुराना नाम था द्योरा, ये भी एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में। फिर है सराहन। सराहन का पुराना नाम था शोनितपुर। देखिए ये क्वेश्चन पहले पूछा नहीं जाता था, बट एक बार अचानक ही एग्जाम में ये आ गया था कि शोनितपुर किसका पुराना नाम था। का नालागढ़। नालागढ़ को पहले हम हिंदूर के नाम से जानते थे, नालागढ़ का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी आपने याद रखना है, राइट। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। नालागढ़ का पुराना नाम है हिंदूर, सराहन का है शोनितपुर, ऊना का है जसवां दून, सुंदरनगर का बनेड़, बैजनाथ का किरग्राम, बिलासपुर का ब्यासपुर, भरमौर का ब्रह्मपुरा, कुल्लू का कुलूता, नूरपुर का धमेरी और कांगड़ा का त्रिगर्त या नगरकोट। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिमाचल की रियासतें और उनके संस्थापक। हिमाचल की रियासतें कौन कौन सी थी और उनके संस्थापक कौन कौन से थे, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चंबा रियासत। चंबा रियासत जो है उसके संस्थापक का नाम कई बार पूछा गया है एग्जाम में और फिर से पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है कि चंबा रियासत के जो संस्थापक थे वो थे आपके मारूवर्मन। फिर है कांगड़ा। कांगड़ा रियासत के संस्थापक थे सुशर्मा चंद्र। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा का जो किला है वो किसने बनाया। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ये पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक मेरी हिमाचल की वीडियोस नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मैंने हिमाचल की जो हिस्ट्री है डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाई है, अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। देखते हैं बिलासपुर। बिलासपुर के संस्थापक का नाम था वीरचंद। फिर हम देखते हैं हमीरपुर। हमीरपुर का हमीरचंद, ये तो याद रह जाएगा। कुल्लू का था बिहंग मणिपाल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और मंडी के संस्थापक थे बाहुसेन, ठीक है। और जो मंडी टाउन है आपके, देखिए मंडी रियासत और मंडी टाउन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मंडी रियासत जो है वो आपके बाहुसेन उसके संस्थापक थे, बट जो मंडी टाउन है उसके संस्थापक थे आपके अजबर सेन,
ठीक है, अजबर सेन से भी कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिरमौर। सिरमौर के संस्थापक है आपके शुभांश प्रकाश। फिर हिंडूर। हिंडूर आपको पता है नालागढ़ का पुराना नाम था, तो हिंडूर की स्थापना जो है वो अजय चंद ने की थी। फिर है ठियोग। ठियोग की जो स्थापना है वो जयचंद ने की थी। सुकेत। सुकेत की वीरसेन ने की थी। नूरपुर। नूरपुर भी इंपॉर्टेंट है, नूरपुर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नूरपुर की जो स्थापना है, जो संस्थापक थे वो थे आपके जेठपाल। फिर है गुलेर। गुलेर के संस्थापक थे हरिचंद। जसवां के संस्थापक थे पूरनचंद। जसवां आपको पता है जसवां दून उन्ना का पुराना नाम है। नाहन टाउन। नाहन टाउन जो है वो आपके बसाया था करम प्रकाश ने। बुशहर जो है वो आपका प्रद्युमन। जुब्बल जो है वो है आपके करमचंद। एंड धामी जो है वो गोविंदपाल। और कुनिहार जो है अभोजदेव। और महलोग जो है वो हरिचंद ने बसाया था। ठीक है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपने नाहन टाउन याद रखना है, करम प्रकाश। ठीक है, दूसरा आपने याद रखना है जसवां पूरनचंद। गुलेर आपने याद रखना है हरिचंद। नूरपुर भी याद रखना है जेठपाल। सुकेत भी याद रखना है वीरसेन। ये तो आपने याद रखने ही रखने हैं। उसके अलावा आपको हिंडूर पता होना चाहिए, नालागढ़ अजय चंद ने बसाया था। और मंडी जो है बाहुसेन। और मंडी टाउन जो है वो अजबर सेन। ठीक है, दोनों अलग अलग है। अगर मंडी टाउन पूछा जाएगा तो बाहुसेन मत करके आ जाना। मंडी टाउन जो है वो अजबर सेन ने बसाया था। और मंडी जो रियासत है वो आपकी बाहुसेन ने। ठीक है, कुल्लू का भहिंग मणिपाल, ये भी आपने याद रखना है। और बिलासपुर का वीरचंद। उसके अलावा कांगड़ा और चंबा का तो आपको याद होना ही चाहिए। चंबा का मेरुवर्मन और कांगड़ा का सुशर्मचंद्र। ठीक है, तो ये थी हिमाचल की रियासतें और उनके संस्थापक। अभी तक हमने हिमाचल की रियासतें और उनके संस्थापक डिस्कस कर लिए। ऐतिहासिक जो टाउन्स हैं आपके, उनके पुराने नाम क्या थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हिमाचल की जो नदियाँ हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिमाचल में से, वो भी हमने डिस्कस कर ली। आज हम 3 टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। वैसे इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं थी कि आपको समझ नहीं आएगी। याद करना तो अब आपकी जिम्मेवारी है। कि मैंने थोड़ी कोशिश की थी कि मैं चीज़ें जो है ईजी करके आपको समझा पाऊँ। आई होप मैं उसमें कामयाब रही होंगी। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जिनको भी यहाँ पर नाम देखने होंगे वो यहाँ पर भी देख सकते हैं। मैंने ये एक्स्ट्रा पेज जो है वो लगा दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वैदिक नाम, संस्कृत नाम और ये उद्गम स्थान, कौन सी नदी जो है वो कहाँ से निकली है। राइट, नेक्स्ट आप देख सकते हैं नीचे कौन सी कहाँ पर प्रवेश करती है, कहाँ पर एग्जिट है, और कौन कौन सी जो सहायक नदियाँ हैं वो है। सहायक नदियाँ करवाना मैं भूल गई हूँ। आई होप ये आप खुद कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर।